बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, दारुल हुकूमत में कल मुस्कुराहटों के तबादले हुए, कैमरों ने हाथ मिलाने के जाविये महफूज किए और जमहूरी तसलसल की बात यूं की गई जैसे निज़ाम ने खुद अपने शीशे में झांक कर तसल्ली कर ली हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आज़म की मुलाकात को रिवायत, शाइस्तगी और आगे बढ़ने की अलामत बनाकर पेश किया गया, मगर इस अलामत के पीछे असल सवालात खामोशी से अपनी जगह कायम रहे। आज कहानी का रुख बदला हुआ है। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात को एक मस्बत कदम कहा जा रहा है, एक ऐसी पेशरफ जिसे इंसानी हमदर्दी के उन्वान से जोड़ा जा रहा है, मगर इसी लम्हे ये एहसास भी उभरता है कि कुछ दरवाजे खुलते जरूर हैं मगर सबके लिए नहीं, और कुछ फैसले आसानी से हो जाते हैं मगर हर नाम के हिस्से में ये सहूलत नहीं आती। मगर इसी सांस के साथ बानी पीटीआई की फैमिली को मुलाकात की इजाजत ना मिलना एक ऐसा सवाल है जो हुकूमत के बयानिए के किनारों पर खामोशी से उभर आया है। ये वो खामोश सवाल है जो इल्जाम नहीं लगाता मगर अपनी मौजूदगी से तवज्जो मांगता है। ये याद दिलाता है कि फैसलों की मेज पर बैठे लोगों के सामने सिर्फ सियासी हिकमत अमली नहीं बल्कि इंसानी तकाजे भी रखे होते हैं, और इन्हीं तकाजों में कहीं इंसाफ की असल पहचान छुपी होती है। इसी तनाजुर में आज अलीमा खानम की गुफ्तगू ने पीटीआई के अंदरूनी मंजरनामे पर भी एक तेज रोशनी डाल दी है। जब एक जमात बैरूनी दबाव, कानूनी रुकावटों और एहतजाजी सियासत के दहाने पर खड़ी हो तो उसके अंदर उठने वाली दरारें महज इख्तलाफ नहीं रहती बल्कि कमजोरी की अलामत बन जाती हैं। सवाल यह है कि बानी से मुलाकात ना होने, बयानिए की कशमकश और शख्सी इल्जामात की इस फजा में फायदा किसका है और नुकसान किसके हिस्से में आ रहा है, क्योंकि तारीख बताती है कि सियासी जमातें अक्सर अंदर से ही हारी जाती हैं, बाहर से नहीं। बानी पीटीआई के इलाज से मुतल्लिक अलीमा खानम के मौक़िफ़ ने मामले को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। अस्पताल में मुकम्मल मुआयने और ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी का मुतालिबा अब सिर्फ एक तिब्बी दरख्वास्त नहीं रहा बल्कि एतमाद के बहरान की अलामत बनता जा रहा है। हुकूमत के लिए ये लम्हा महज इंतज़ामी फैसला करने का नहीं बल्कि यह दिखाने का भी है कि ताकत और इख्तियार के बावजूद शफाफियत और हमदर्दी अभी निज़ाम का हिस्सा है या नहीं, क्योंकि इलाज पर शकूक सियासत को और ज्यादा तल्ख बना देते हैं। उधर 8 फरवरी का दिन करीब आ रहा है और पीटीआई के एहतजाज के ऐलान ने फजा में एक नई बेचैनी घोल दी है। राना सनाउल्लाह की जानिब से सख्त एक्शन के इशारे और शामत जैसे अल्फाज एक तरफ तो दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर का दो टोक मौक़िफ़ के दबाव से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बीच शेर अफजल मरवत का लहजा भी इसी समत इशारा करता है कि यह मामला वक्ती नहीं बल्कि एक तवील सियासी कशमकश का हिस्सा है, जहां हर फरीक अपनी हद तक जाने को तैयार दिखाई देता है। अलीमा खान के अल्फाज के एक दिन ऐसा आएगा जब मुआफी किसी को नहीं मिलेगी और सबको जवाब देना होगा, महज जज्बाती रद्द अमल नहीं बल्कि इस सियासी बेचैनी की झलक है जो कारकुनों से लेकर क़यादत तक फैल चुकी है। ये वो कैफियत है जहां खामोश रहना कमजोरी समझा जाता है और बोलना खतरा, मगर फिर भी बोलना जरूरी महसूस होता है, क्योंकि सियासत में बाज़ औक़ात खामोशी सबसे महंगी कीमत बन जाती है। सियासी दर्जा हरारत इतना बुलंद है कि हर बयान किसी न किसी जाविये से सियासी मानी इख्तियार कर लेता है। यूं लगता है जैसे हर मसला एक दूसरे में गुंथ चुका हो और कोई एक धागा खींचो तो पूरी गठड़ी हिलने लगती है। आखिरकार आज की सियासत किसी एक खबर, एक मुलाकात या एक एहतजाज का नाम नहीं रही। यह एक मुसलसल बहाव है जिसमें मुलाकातें भी पैगाम देती हैं और मुलाकातों का ना होना भी। बानी की सेहत, फैमिली की मुलाकातें, पार्टी की अंदरूनी लड़ाइयां और आने वाला एहतजाज सब मिलकर एक ऐसी कहानी बना रहे हैं जो अभी अपने फैसला कुन मोड़ तक नहीं पहुंची। ये वो लम्हा है जहां सवालात ज्यादा हैं, यकीन कम, और मंजरनामा इस कदर मुतहर्रिक है कि हर आने वाला दिन पिछले दिन से मुख्तलिफ दिखाई देता है, और यही इस सियासत की असल पहचान बन चुका है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है शाइस्ता जदून साहिबा ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा है। साथ ही साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार शब्बीर डार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शब्बीर डार, आपसे पूछूंगा कि इस वक्त अडियाला जेल के बाहर की जो फजा है, हमने पिछले भी कुछ हफ्तों में देखा कि अडियाला जेल के बाहर जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब सी रही, और अब तो पार्टी के कुछ अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो भी अब यूं लग रहा है कि ये हंडिया बीच चौराहे फूट रही है। इस हवाले से क्या खबरें हैं आपके पास? देखें, अडियाला जेल के बाहर इस वक्त अलीमा खान अपनी बहनों के हमरा मौजूद है और वो धरने में बैठी हैं।
लेकिन अच्छी बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि आज करीबन 3 माह बाद बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात मुमकिन हो सकी है। और ये मुलाकात करीबन आधा घंटा जारी रही है। अडयाला जेल में बुशरा बीबी के साथ उनकी बेटी और उनकी भाभी की मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकली हैं तो उन्होंने बैरिस्टर गौहर खान जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनको एक दो पैगामात भेजे हैं। और उन्होंने दिलचस्प बात है कि बैरिस्टर गौहर खान साहब का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। और हमें पता चला है कि ये जो मुलाकात हुई है ये बैरिस्टर गौहर खान साहब के कोशिशों के ही नतीजे में मुमकिन हो चुकी है। और इसीलिए जो बुशरा बीबी की फैमिली है उन्होंने बैरिस्टर गौहर खान का शुक्रिया भी अदा किया। और उनको बताया कि जो बानी पीटीआई की आंख की ट्रीटमेंट हुई है विम्स अस्पताल में, उस हवाले से उन्होंने उनको अपडेट दी है कि बानी पीटीआई पहले से अब बेहतर हैं। और ये जो ट्रीटमेंट हुई है बानी पीटीआई की मर्जी से हुई है और वो पिम्स अस्पताल अपनी मर्जी से गए हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने ये तजवीज़ किया था कि अगर बानी पीटीआई अस्पताल नहीं जाते हैं तो हो सकता है उनकी आंख जो है वो जाया हो सकती है। इसीलिए बानी पीटीआई ने ये फैसला किया और वो अस्पताल चले गए। ये एक पैगाम था। दूसरा पैगाम उन्होंने वकला और पार्टी के हवाले से दिया है जो बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया को नहीं बताया। ताहम ये अहम डेवलपमेंट हुई है आज, क्योंकि आज ये एक्सपेक्टेड था कि बानी पीटीआई या बुशरा बीबी की फैमिली में से किसी एक फैमिली की मुलाकात हो सकती है। और आज बुशरा बीबी की मुलाकात जो है 3 माह बाद मुमकिन हो सकी है। वो चूंकि बुशरा बीबी की फैमिली जब मिलती है तो वो मीडिया से बात नहीं करती, वो मुलाकात करके, पहले भी उनका यही तरीका रहा है, वो मुलाकात करके निकल जाते थे। लेकिन जो गुज़श्ता कई महीनों से जो अडयाला जेल के बाहर धरनों की और एहतजाज की सूरत हाल रही है, इसकी वजह से बुशरा बीबी की फैमिली की भी मुलाकातें मुतासर हुई थी। लेकिन अब ये मुलाकात जो डेडलॉक था मुलाकातों में ये टूट चुका है और बुशरा बीबी की मुलाकात मुमकिन हो सकी है। और अलीमा खान इस वक्त मौजूद है अडयाला जेल के बाहर और उनके हमरा कोई 300-400 कारकुनान भी मौजूद है, उनकी बहनें भी है, कुछ पार्टी लीडर्स भी यहाँ पर मौजूद है। ताहम अलीमा खान ने आज मिसाल यूसुफजई के हवाले से गुफ्तगू की और सलमान अकरम राजा ने भी मिसाल यूसुफजई के हवाले से गुफ्तगू की। ये जो गुफ्तगू हुई है इससे ये तासुर मिलता है कि पार्टी के अंदर जो डिविजन्स और तकसीम का तासुर पहले से ही एक कायम है, तो उसकी मजीद जो है इनकी गुफ्तगू से मजीद उसकी तस्दीक हुई है। और ये जो सिलसिला ये अब लगता है कि रुकेगा नहीं बल्कि मजीद गहरा होता जाएगा, क्योंकि सलमान अकरम राजा ने कहा है कि जो उन पर यलगार की जा रही है, सुहेल आफरीदी पर यलगार की जा रही है, इसके पीछे एक मंसूबा बंदी है और ये साजिश हम बेनकाब करेंगे और हम इस पर सख्त एक्शन लेंगे। राइट, पॉइंट टेकन। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपकी जानिब आऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से इख्तलाफात हैं हुकूमत से और मुलाकातें ना करवाने का शिकवा भी है, पॉलिटिकल स्पेस ना दिए जाने का शिकवा भी है। बट इस सब में जो आज अडयाला जेल के बाहर भी देखा गया और जिस तरह से डेवलपमेंट सामने आई, तो ये एक तासुर जो फिर आपके मुखालिफिन ये बात करते हैं कि पीटीआई खुद एक पेज पे नहीं है, तो इसका हल क्या है? अगर आप लोग ही एक पेज पे नहीं है तो फिर अपनी मूवमेंट को किस तरह से लेकर चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नअबुदु व यका नस्तईन। देखिए, अगर हम लोग एक पेज पे नहीं हैं और हम लोग नहीं चल सकते तो इनको तो फिर खुश होना चाहिए। वाई आर दे वरीड? मुझे ये समझ नहीं आती। मतलब अगर मैं हूँ गवर्नमेंट में और मुझे पता हो कि मेरा जो ओपोनेंट है वो यूनाइटेड नहीं है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है, वो अपनी एक मुश्किल में फंसे हुए हैं, मैं डरा हुआ क्यों हूँगा? मैं वो क्या हूँगा? नंबर 2, अगर हम लोग आपस में डिवाइडेड है, उसका ताल्लुक इन लोगों की मुलाकातें ना करवाने से क्या है? देखिए, ऐसा है, ये जो अभी बात हो रही है ना सारी, ये जेल मैनुअल अगर आप देख लें उसमें मेरे ख्याल में 795 है, रूल है कि जिसमें लिखा हुआ है कि इंटीमेशन टू द फैमिली, अगर कोई किसी जो कैदी होता है उसको कोई ऐसी बीमारी हो जिसको हम इमरजेंसी या सीरियसनेस कहते हैं, तो आपने उनकी जो फैमिली होती है उनको इंटीमेट करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे बगैर उस चीज़ के वो करते हैं। लेकिन फिर सवाल ये हो जाता है कि गिला किन से करें? गिला उन लोगों से करें कि जिन्होंने अपने एक गलत काम को, एक डाके को, एक चोरी को जो उन्होंने अवाम के ऊपर डाला, जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर
क्या कह सकते हैं इसे, एक एक बहुत कैलकुलेटेड स्टेप्स लेकर किया, स्टार्टिंग फ्रॉम चीफ जस्टिस से लेके हर एक तक। हमारे सीटें ली हमसे, रिजर्व सीटें चोरी की, फिर हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई करके उनकी सीटें चोरी की। उन लोगों के खिलाफ जो 8 फरवरी का जो जो केस हमारा बनता है, उसके लिए क्यों ना लोगों को बताएं कि यार ये देखो, ये इन लोगों ने हमें इस तरीके से किया। और उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने पूरा आइन बदला, आइन को तबाह किया, इन्होंने पूरी जुडिशरी को तबाह की। इन्होंने कोशिश किया कि यार अभी पहले हम अगर एक जज को करेंगे, पहले तो ट्रिब्यूनल्स को इन्होंने क्या कह सकते हैं उसको मैनेज करने के लिए इन्होंने एक जज वो 6 जजों के लेटर की वजह से उन्होंने वो कर दिया। फिर ट्रिब्यूनल को मैनेज करने के लिए जो मेन जज था उसको कहा तुम्हारी तो डिग्री जाली है। फिर उसके बाद करने के लिए इन्होंने वो ऐसे लॉ ले आए कि लोगों को इधर उधर कर सकते हैं। फिर उसको ठीक करने के लिए इन्होंने पूरे सुप्रीम कोर्ट का सत्यानाश किया। फिर सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करने के लिए इन्होंने एक आईनी कोर्ट बना लिया। गर्ज के इन्होंने पूरा सिस्टम तबाह कर दिया, हर एक चीज को तबाह किया। सिर्फ किस चीज के लिए? अपनी चोरी डकैती को जस्टिफाई करने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से है कि जैसे अगर आप चोरों को हुकूमत दे दे और चोर एक बिल पास कर दे कि आज के बाद से चोरी जो है वो जायज है। इन लोगों ने बेसिकली ये कानून के साथ किया है। इनसे हम क्या गिला करेंगे कि ये लोग जेल मैनुअल को नहीं मानते, ये कानून को नहीं मानते, ये आइन को नहीं मानते। ये लोग आइन को चेंज कर लेते हैं अपनी मर्जी के लिए। लेकिन देखिए एक बात याद रखिए, वही वाली बात है, व्हाट गोज विल कम अराउंड। एक वक्त आएगा, यही कानून कवानीन इनको मत्थे लगेंगी और ये लोग उसमें बहुत बुरी तरह फंसेंगे। हमारा तो वर्कर अपनी जगह से नहीं टूटा, हमारा तो वर्कर आज भी अपनी जगह खड़ा है, हमारा तो अवाम आज भी अपनी जगह खड़े हैं। हम तो आज भी सबसे ज्यादा मशहूर है। आज भी इमरान खान जेल में से कुछ बात करता है, पूरा मीडिया हिल जाता है, हर एक हिल जाता है। इन इन लोगों के साथ क्या होगा? हमें तो कुछ नहीं, हम लोग तो नहीं टूटे। ये लोग तो पिछली बार जब इनके साथ इनको इनको मुशर्रफ ने किया था, ये 2/3 मेजॉरिटी से माइनस होके 25 पे चले गए थे। हम लोग तो एक्चुअली कम से और ज्यादा हो गए, लेकिन इन लोगों ने हमें वो उधर वो डाका डाला है। पीपल्स पार्टी जो थी, जब उनके ऊपर ज़ियाउल ने किया था, वो कितने 81 से टोटल 17 सीटें या 14 सीटें उनकी रह गई थी, बाकी सब छोड़कर चले गए थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल जमात है जो इन सब चीजों के बावजूद इट इज स्टैंडिंग टॉल, Point इट इज taken. स्टैंडिंग द ग्राउंड्स, और हम लोग पीछे नहीं आज गए। लेकिन जी। मैं ये समझता हूँ इस मुल्क को जो चीज चाहिए और जिसकी वजह से ये मुल्क खराब हो रहा है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल राइट। स्टेबिलिटी खान को इक्वेशन में डाले बगैर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। बिल्कुल पॉइंट टेकन सेनेटर साहब। इसी पे मैं शाइस्ता जदून साहिबा की तरफ आऊंगा। शाइस्ता जदून साहिबा, देखें, एक तरफ आपकी पार्टी ये बात जरूर करती है कि पीटीआई इंतशार का शिकार है, टूट फूट का शिकार है, और पब्लिक जो है वो भी अब इनके साथ नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड वो ये कहते हैं कि अगर हम इतने ही टूट फूट के शिकार हैं तो हम जब भी कोई कॉल देते हैं आप क्रैकडाउन कर देते हैं, आपकी तरफ से धमकियां दे दी जाती हैं। अभी राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसी तर्ज की एक धमकी दे दी कि भाई 8 फरवरी को फिर देख लेंगे, सबक सिखा दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इसमें फिर एक तजाद तो आता है। जी बहुत शुक्रिया। बात रही जहाँ तक कि जी के प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट की जद में आप अपने ही मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएं। ये एक ऐसी प्रोटेस्ट होना चाहिए जिससे कम से कम आपके अपना मुल्क नुकसान की तरफ ना जाए और जमहूरियत को बरकरार रखने की कोशिश की जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जब ये डायलॉग्स की बात करते हैं, डायलॉग्स का फोरम जो है ना जी, वो पार्लियामेंट मौजूद है। आप उधर बैठ के डायलॉग्स करें, हमारे साथ टेबल टॉक करें, वहाँ से भी आप यू टर्न ले जाते हैं। अब फिर आप उधर से फिर कहते हैं कि जी जो मुल्क है वो मौशी अदम इस्तेकाम का शिकार है, तो हर दूसरे दिन आप प्रोटेस्ट करें। खैबर पख्तूनख्वा से आप उठाएं जितनी भी मशीनें, जितने आपको इमलाक मिलते हैं, आप आके कभी फेडरल पे धावे बोले, कभी लाहौर जाकर धावे बोलने शुरू हो जाएं, अपने नौजवान नस्ल को उठाएं, वहां से सरकारी मुलाजिमीन को दबाव में डालकर आप आके यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करते हैं। आप वो 2-3 दिन जो कुछ सड़कों पे करते हैं, सड़कों पर मेरे ख्याल में कोई डायलॉग फोरम में नहीं बन सकता। ये डायलॉग फोरम बनेगा जी तो इसके लिए पार्लियामान मौजूद है जहां पर हम बैठकर बात कर सकते हैं। कल अगर देख लें, जैसा सुहेल अफरीदी
आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, तो मैं कहती हूँ ये आइस मेल्टिंग चीज है जी। मैं तो कहती हूँ पूरा ग्लेशियर ही समझे मेल्ट हो गया कि वो आकर बैठे हैं। तो क्या बात हुई? यही बात हुई कि फेडरल को और प्रोविंस को आपस में कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप यूथ एम्पावरमेंट पर काम करें। फिर उन्होंने अपने कुछ अर्जिए पेश किए, तो उन्होंने उसी वक्त प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को ऑर्डर किया इस चीज का। तो देखें, हम लोग एक मुफाहमत की फिजा हमेशा कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अगर जिक्र करते हैं तो इस वक्त हम लोगों ने जमहूरियत को संभालने के लिए अहम कलीदी किरदार अदा किया। जहां तक सीटों की बात है, तो वो तो जब पीटीआई खत्म हुई उससे उसका निशान लिया गया, तो ये तो हुकूमत के फैसले थे। ये तो हुकूमत खुद पहले फैसला दे चुकी थी इनके बारे में। इसमें तो हमारे कानून को बाद में डिस्कस करें, ये पार्लियामान का फैसला नहीं था, ये पहले वहां पे फैसला हो चुका था। जब आपसे आपका निशान छीन लिया गया, आप एसआईसी बन गए, आपकी वहां पे फहरिस्त नहीं गई, तो वो सीटें आपसे छीन गई। वो सीटें फिर आपकी नहीं थी। जब जिस दिन पीटीआई होंगे आपको आपकी सीटें मिल जाएंगी। बाकी प्रोटेस्ट जो है जी, धरने जो हैं, वो हमारे मुल्क के लिए, हमारी नौजवान नस्ल के लिए मेरे ख्याल में कि अब बेहतरीन नहीं है। ये मजीद हमें जो करंट सिचुएशन जा रही है, मजीद इसमें हम और जो जिस फेज से जा रहे हैं वो ऑलरेडी ट्रांजिशनल फेज है। हमें अपना सोशो इकनॉमिक स्टेटस बेहतर करने के लिए, मौशी हालत बेहतर करने के लिए हमें डायलॉग्स की तरफ जाना चाहिए। हमें एक इंतशारी टोले की तरह इस मुल्क के अमलाक को दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। तो मेरे ख्याल में ये इस मुल्क की भी लिए भी बेहतर है, जमहूरियत के लिए बेहतर है मेरे ख्याल में। राइट, पॉइंट टेकन। शबीर डार साहब, आपकी जानिब आऊंगा। इस वक्त जारी बात है कि एक पॉलिटिकल तो मामला चल रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड व्हाट आर यू सीइंग कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कोई मोमेंटम बिल्ड करने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है? देखें, जो एक जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक आपने देखा होगा कि दो अपोजिशन लीडर्स के जो नोटिफिकेशंस जारी हुए, उसके बाद सुहेल आफरीदी की एक मुलाकात हुई कल वजीर आजम से, उसके बाद आज एक मुलाकात हुई अडयाला जेल में। तो ऐसा लग रहा है कि पीटीआई भी किसी न किसी सतह पे इंगेज है और मामलात को सुधारना चाहती है। लेकिन जहां तक 8 फरवरी के मोमेंटम का ताल्लुक है, तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई कोई बड़ा एहतजाज प्लान कर पाएगी, क्योंकि एक तो पीटीआई के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, जो डिविजन्स है, एहतजाज पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। इसी तरह जो इमरान खान साहब इस वक्त जो जेल में, जो उनकी सेहत के हवाले से जो खबरें सामने आई हैं, इसी तरह जो अलीमा खान की जो गुफ्तगू आप आज सुनी है आपने, तो इसको देखते हुए और आपने गुज़श्ता हफ्ते भी देखा कि सुहेल आफरीदी साहब अडयाला जेल आए और वो 2 बजे रात तक यहाँ बैठे रहे और अचानक वो धरना खत्म करके उठ के चले गए। सुबह वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी काफी देर खड़े रहे और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात हुई, सलमान अकरम राजा की। तो मुझे लगता है कि पीटीआई किसी न किसी सतह पे एंगेजमेंट चाहती है और एंगेज कर भी रही है। और सबसे अहम बात जो पीटीआई में इस वक्त जो मुतवाजन शख्सियत समझी जाती है, बैरिस्टर गौहर खान साहब, वो किसी न किसी सतह पे कोशिशों में मसरूफ है। और आज की मुलाकात जो भी है वो भी बैरिस्टर गौहर खान साहब की कोशिशों के नतीजे में हुई है। तो एक तरफ पीटीआई नोटिफिकेशंस भी जारी करवा रही है, मुलाकातें भी कर रही है और मुलाकातों की कोशिश भी कर रही है अडयाला जेल में। दूसरी तरफ एहतजाज की बात भी हो रही है, 8 फरवरी को शटर डाउन की भी बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि पीटीआई खुद इस बारे में कंफ्यूजन है कि 8 फरवरी को असल में करना क्या है। ना कोई लाए अमल सामने है, ना कोई जो नीचे तंजीमें हैं, इनकी मुख्तलिफ इलाकों की जो डिस्ट्रिक्ट्स की तंजीमें हैं, उनको भी अभी तक कुछ नहीं बताया गया है कि असल में 8 फरवरी को करना क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा एहतजाज प्लान किया जा सकता है। जुज़वी तौर पर अगर कहीं कोई दुकानें बंद हुई या मार्केट्स बंद हुई, तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि लोग सड़कों पे आएंगे, कोई बड़ा एहतजाज हो सकेगा। राइट, पॉइंट टेकन। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सेनेटर हुमायूं साहब, देखें इस वक्त हर तरफ से यही बात हो रही है कि पीटीआई की पॉलिसी क्या है, क्या इसमें अबहम है कोई, या फिर
हाँ, हमें या आम लोगों को या सहाफ़ियों को और अवाम को और सियासतदानों को समझने में कोई दुश्वारी हो रही है। इस वक्त पीटीआई चाहती क्या है और 8 फरवरी के हवाले से व्हाट इज़ द प्लान? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर आप देखिए, हम चाहते क्या हैं। हम लोग पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की रेस्टोरेशन चाहते हैं, जिसके लिए हम जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2627 है, जिसने इस जुडिशरी को की इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर दिया, जो कि कारी ज़रब है बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी को, हम उसको रिवर्स करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट फॉर वंस हम लोग ये स्टार्ट कर लें कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कैसे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंस्टेबिलिटी है वो हर इलेक्शंस के बाद हो जाती है। एक पार्टी जो जीतती है, बाकी उनको नहीं मानते, एंड सो फोर्थ। तो इसको कोई ऐसा सिस्टम आना चाहिए कि ये मसले ना हो। अच्छा, पीएमएलएन का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये लोग जब आए थे तो ये नॉन पॉलिटिकल पार्टी बेसिस के ऊपर इनको लाया गया था, क्योंकि इनकी कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज की सबसे पहले आइडियोलॉजी होती है। दे आर द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जो कि नॉन पार्टी बेसिस पे या नॉन पॉलिटिकल पार्टी बेसिस पे ये लोग आए थे। मींस दे हैव गॉट नो आइडियोलॉजी, और जिनकी आइडियोलॉजी ना हो दे वो उनको उनसे कोई गिला आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी है नहीं। हाँ, ये हो सकता है आओ खाओ पियो और चले जाओ, ये अपनी जगह पर है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये, जैसे आपने कहा है कि देखिए, अब इनको अगेन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनको डेमोक्रेसी का नहीं पता। ये जो सड़क पे जाना होता है या ये जो निकल के एहतजाज करना होता है, अगर आप दुनिया की हिस्ट्री पढ़ ले तो दुनिया की जो सारी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हैं वो सड़कों से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, सड़कों पे जाते क्यों है? सड़कों पे लोग इसलिए जाते हैं कि जब आप अपने एवेन्यूज थ्रू नॉर्मल चैनल मींस जब आप नेगोशिएशंस, जब आप कोर्ट, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप ये सारे इदारों को खंगाल लेते हैं और उधर से आपको आपका हक नहीं मिलता, तो फिर आप आवाम के पास जाते हैं। अच्छा, दिस इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी कि आप आवाम के पास सड़क पे जाओ, ये एसेंस है। अनफॉर्चुनेटली चूंकि पीएमएलएन जो है ना, इनके वर्कर के साथ, या इनके वर्कर्स गिने चुने हैं, इनका आवाम के साथ ये डिस्कनेक्ट है। वही वाली बात है, जैसे वो जो कमिश्नर साहब थे जो 2 साल के लिए गायब हो गए थे, या पंजाब के गवर्नर साहब थे, या फिर सिंध के गवर्नर साहब थे, जिन्होंने कहा था कि जी कि आप वो जहाँ भी वोट डालोगे वहाँ से निकलेगा नहीं, निकलेगा वहाँ ही निकलेगा जहाँ पे चाहेंगे लोग। तो जब इस किस्म की सियासत आनी शुरू हो जाए ना, तो फिर उसके लिए मेरे ख्याल में एक किस्म का आप ये समझ लो कि ये कोशिश जो है, जिसको अरबी में जोहद जहाद कोशिश को कहते हैं, वो लाजिम हो जाता है कि आप उसके लिए कोशिश करें। अच्छा, उसका अब आप कहते हैं कि जी इसका आउटकम क्या होगा, ये लोग घबराए हुए क्यों? देखिए, न्यूटन वो है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर मैं एक कोशिश कर रहा हूँ और मुझे आपका जो रिएक्शन आता है, या तो मुझे उसका एंड रिजल्ट नज़र आए तो मैं कह सकता हूँ हाँ यार मेरे इतने मार्क्स थे और मैं पास हो गया हूँ, या मैं आपका रिएक्शन देखता हूँ कि आप मुझे देखते साथ ही, मेरे रिजल्ट को देखते साथ ही आप छलांग मारते हो कि ओहो ज़बरदस्त हो गया, तो मुझे आपके रिएक्शन से पता चलेगा कि मैं पास हो गया हूँ। तो जब ये पीएमएलएन और ये जो गवर्नमेंट के जब रिएक्शन आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी भी मूवमेंट से पहले, जैसे अभी इन लोगों ने सुना है एक नया बिल लेकर आ रहे हैं कि जिसमें पंजाब में डिप्टी कमिश्नर होगा, वो किसी भी इलाके को हसास इलाका करार दे के वहां पे कह सकते हैं कि यार यहाँ पे किसी किस्म की गैदरिंग नहीं होगी, कुछ चीज़ नहीं होगी। जब ये लोग इस नीचे इस लेवल तक आके गिर जाएं कि ये लोग कहें कि पतंग के ऊपर तुम किसी की तस्वीर नहीं करोगे, अपनी तस्वीरें इन्होंने डस्टबिन के डब्बों के ऊपर भी लगाई हैं, मुझे उससे इनको उनसे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब किसी और की तस्वीर की बारी आ रही है तो इनको अभी समझ आ रही है कि यार ये तो पूरा आसमान उसकी तस्वीरों से भर जाएगा, तो इस वजह से इन्होंने कर दिया। अच्छा, उसको छोड़ दे, इन्होंने कहा तस्वीर को भी छोड़ दे, इन्होंने कहा वो 2 रंग आपने इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज और लाल पतंग आपने इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसको भी छोड़ दे, इन्होंने कहा आप मार्कर से भी नहीं लिख सकते पतंग के ऊपर कोई चीज। तो जब ये खौफ होता है, जब ये डिसीजंस आते हैं, तो मुझे महसूस होता है कि जो मैं कर रहा हूं उसका रिएक्शन का बता रहा है मुझे कि मैं कामयाब हो रहा हूं।
So that is how I gauge certain things. हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई है प्रॉब्लम है, डेफिनेटली है, होना नहीं चाहिए। आज मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, अगर आज इमरान खान के साथ वो लोग वो अपने आप को सिंसेरिटी मैं नहीं कहूँगा सारे सिंसियर है, अगर उसकी बातों के साथ अपने आप को अलाइन करना चाहते हैं तो फिर उनके अंदर डिवीजन कम से कम सामने नहीं होनी चाहिए। देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक चीज है, लेकिन जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके डिवीजन के अंदर आना शुरू हो जाए, आपके डिसिप्लिन खराब होना शुरू हो जाए, यहाँ पे आके मुझे भी वो होगा, मैं भी कहूंगा कि यार ये हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन। शाइस्ता साहिबा, आपकी जानिब आऊँगा। अब देखिए, पीटीआई तो यही कहती है कि भाई गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है या आपकी गवर्नमेंट की तरफ से जो पाबंदियां हैं, जो पकड़ धकड़ है, वो हुकूमती खौफ की अलामत है और हुकूमत डरती है भाई पीटीआई से और पीटीआई की स्ट्रीट मूवमेंट से। तो आप इन्हें खुला मैदान क्यों नहीं दे देते? एक दफ़ा कहें कि करो जिधर जलसा करना है और हम आपको फैसिलिटेट करते हैं और हम पूरी दुनिया को आपकी मकबूलियत दिखा देते हैं। देखिए जी, जब भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इनकी तो अपनी पार्टी में ऐसा इंतशार है। लास्ट टाइम बैरिस्टर गौहर ने खुद संगजानी को फाइनल किया, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर खुद जाकर आके डी चौक बैठ के, और थोड़ी देर के बाद अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी 8 डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करते हुए खैबर पख्तूनख्वा मानसेरा डिस्ट्रिक्ट में जाकर सांस लेते हैं। हमने इन्हें कब मना किया था? वहाँ पर भी इनमें आपस में तजाद पाया जा रहा था। दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो प्रोटेस्ट स्ट्रीट मूवमेंट्स ये कर रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। उस दिन जब सीएम खैबर पख्तूनख्वा हजारा डिवीजन में जब एबटाबाद की धरती पे आया, हवेलिया में उनका अपना तहसील चेयरमैन जो पीटीआई का था, उसके खिलाफ रास्ते में सरापा एहतजाज हो गया कि तुमने मुझे 1 रुपए का फंड नहीं दिया, मैं कैसे लोकल बॉडीज के सिलेक्शन में दोबारा कामयाब हो सकूंगा। इनकी तो अपनी वहां पे बैंड बजी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। हरिपुर का इलेक्शन देख ले, हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में बैठकर इन्होंने एसीज डीसीज के ऊपर ये बैठे हुए थे। वो इलेक्शन मैंने खुद वहां पे, मैं उसकी आई विटनेस हूं इस चीज की। खैबर पख्तूनख्वा में तो इनको खुली छुट्टी है। फेडरल में भी आपने पिछली दफा का एहतजाज इनका देखा है। इन्हें खुद एक खौफ है, हुकूमत को इनसे क्या खौफ होगा? हुकूमत इनसे किस लिए डर रही है कि पीटीआई से हम डर रहे हैं कि जी पीटीआई हमारी खुदा न ख्वास्ता हमारे ऊपर किस तरह हावी आ जाएगी? हमारा इनसे क्या डर है? इन्हें अपना एक खौफ है कि ये ग्राउंड रियलिटीज पर खत्म हो चुके हैं। नौजवान नस्ल जिसको भी ये बेहरा रवि का शिकार करके सियासी इंतशार के लिए इस्तेमाल करते थे, माशाल्लाह अब उस नौजवान नस्ल को भी पता चल गया। जहां पर ये बात अभी देख लें, पतंगों की बात आई, वहां पे भी इन लोगों ने एक नई सियासत को शुरू कर दिया। ये तफरीह और एक गैर सियासी जो कल्चरल प्रोग्राम है, इसको एंजॉय करने दे लोगों को पतंगे उड़ाने दे। वहां पे सियासी उड़ान के चर्चे ना करें, वहां पे सियासी उड़ाने मत चलाएं। वो कहते हैं लोग तो एंजॉय करेंगे, लेकिन तस्वीरें चल गई तो हुकूमत की एंजॉयमेंट खराब हो जाएगी। नहीं, हुकूमत की क्यों एंजॉयमेंट खराब होगी? वहां तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वहां पर जब हुकूमत इस वक्त जो है सीएम मरियम नवाज साहिबा का एक नाम है जिसने इलेक्ट्रिक बसेस दी हैं, जिसने इलेक्ट्रिक बाइक्स दी हैं बच्चों को, वो तो उसकी तस्वीरें लगा के बाहर निकलेंगे। जिसका इन्हें खुद अब एक डर है, वो साउथ पंजाब में भी जाती है तो वो होनहार तलबा के प्रोग्राम्स देकर आती है। पंजाब में सीएम मरियम नवाज साहिबा ने एक नाम पैदा किए, देख ले, इलेक्ट्रिक बसेस पे उसने फेयर्स इस मौके पर फ्री किए हैं, रिक्शा पॉइंट्स रखे हैं उसने। वो तो गरीब आवाम के साथ है, उसके दिलों में बस रही है। नौजवान नस्ल के साथ वो डट कर खड़ी है। मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में वो सबसे आगे है। नौजवान नस्ल के साथ यूनिवर्सिटीज में जाती है, वहां पे उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट करने के लिए स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। वहां तो वो उनके दिलों पर राज करी है। कैदी नंबर 804 जो है वो जेल में बैठा हुआ है, अडयाला जेल में बैठा हुआ है, जिससे मुलाकात का भी, सॉरी, ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं सिर्फ अपनी सियासी उड़ान की खातिर करते हैं कि हम अपनी सियासी उड़ान की खातिर, उसके लिए अगर ये कोई करना चाहते हैं तो कुछ सही टेबल टॉक करें, कुछ डायलॉग्स पे बात करें। ये तो इस तरीके से सड़कें बंद करने से तो और मुल्क के अमलाक को नुकसान पहुंचाने से, यहाँ पे तोड़ फोड़ करने से, ये कौन सी ऐसी मुझे नहीं समझ आती कि स्ट्रीट मूवमेंट है कि जिसमें आप अपने ही मुल्क की उठ के तो बिल्डिंग्स को भी तोड़ें, यही इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करें, फिर उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे को दोबारा बनाने के लिए हम फिर उसके ऊपर मजीद पैसे खर्च करें। खुदा पाकिस्तान के बारे में सोचें। हमें आपसे कोई डर नहीं है, खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आपसे डर नहीं है। हम काम करने वाले लोग हैं, हम एक अपनी आइडियोलॉजी लेकर आए थे। हम लोगों ने झूठे रियासत मदीना के वादे नहीं किए, हमने झूठी नौकरियों के वादे नहीं किए, हमने उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोजेक्ट्स दिए हैं, हमने यूथ प्रोग्राम्स जो है फेडरल से जो अभी अनाउंस किए उसके
के थ्रू हम खैबर पख्तूनख्वा में भी जाकर उन बच्चों के साथ भी उसी तरीके से उन्हें लैपटॉप्स दे रहे हैं। वहाँ से जो बच्चे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ वाले हैं वो जाके पंजाब में आज भी हार्ट के उनके फ्री ऑपरेशन हो रहे हैं। हम बड़े तहम्मुल मिजाज लोग हैं, जमहूरियत का अलम उठाने वाले लोग हैं, हमें ना किसी से डर है ना खौफ है। अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को हम अपने मैंडेट पर जीत कर आए हैं और हम अपना मैंडेट शो कर कर आज यहाँ पर हुकूमत में बैठे हुए हैं। ठीक है जी, पॉइंट टेकन। अच्छा, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सेनेटर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप शाइस्ता साहिबा की बातों का जो भी जवाब देना चाहें, लेकिन उसके अलावा बैरिस्टर अकील जो हैं उन्होंने बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात का एक वाहिद रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि अंडरटेकिंग दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ना सिर्फ सुप्रीडेंट को बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि सियासी बात कोई नहीं होगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस तरह की कोई अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार है कि कोई पॉलिटिकल बात जो है वो बाहर नहीं आएगी? यानी पॉलिटिकली इसका तो यही है कि पॉलिटिकली इररिलेवेंट कर दिया जाए बानी पीटीआई को। देखिए जी, ये लोग खुद इररिलेवेंट हो गए। वो बंदा जिसको बाहर से बुलवा के लेकर आए थे स्पेशल लंदन प्लान के तहत और उससे आके यहाँ पे फाख्ता उड़वाई थी, उसके हाथ के तोते हुए हैं, उसको जहाज में लाके बुलवाया गया था, उनको स्पेशल जो बायोमेट्रिक वगैरह करवा दिया था। आज वो सबसे ज़्यादा इररिलेवेंट पॉलिटिशियन बन गया पाकिस्तान में। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे रेलेवेंट पॉलिटिकल पावर है जो इमरान खान है। आपका कोई प्रोग्राम अगर आप उसमें पीएमएलएन वालों को ना बुलाएं, आपका प्रोग्राम चलेगा। अगर आप उसमें पीटीआई वाले को ना बुलाएं, आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। अगर आप पीटीआई के बारे में डिस्कस ना करें, आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। आप पीएमएलएन के बारे में डिस्कस ना करें, आपका प्रोग्राम दौड़ेगा। देखिए, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रेलेवेंस। रेलेवेंस इज कि आपके बारे में जब कोई बात सुनना चाहे, आप रेलेवेंट रहते हो। अगर आप मुझे बात बताएं, आखिरी बात आपने मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर कोई प्रोग्राम आखिरी कब किया था? I mean, he is बकौल इनके he is one of the biggest political क्या पर्सनालिटी इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हैं, 4थी दफ़ा बनते बनते बेचारे रह गए हैं। उनके भाई 3 दफ़ा हो चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। हालांकि एक जगह एक मतलब अगर उनको टेबल 3 का टेबल उनसे पूछे तो उनको 3 का टेबल नहीं आता होगा, लेकिन स्टिल फाइनेंस मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर रह चुके। उनसे पूछ लें कि हाउ रेलेवेंट इज ही इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर दैट मैटर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आप आज पूरी दुनिया में किसी से पूछ ले कि भाई इमरान खान क्या पॉलिटिक्स में रेलेवेंट है या नहीं है, आपको हर एक उसका जवाब दे देगा कि इमरान खान ही तो रेलेवेंट है पॉलिटिक्स में। आज सारी बातें घूम फिर के उसके इर्द गिर्द कर रही है। वो छींक मारता है लोगों को, उसकी छींक के बारे में आप लोग लिखना शुरू कर देते हो। दैट इज़ व्हाट रेलेवेंस इज इन द पॉलिटिक्स। अब बात आ जाती है इन सारी चीज़ों की। देखिए, असल मसला पाकिस्तान का जो असल मसला है, और यही चीज़ जो है ना, अगर इसको हम फर्दर देखें तो यही चीज़ दहशतगर्दी में जाती है। नंबर 1, दहशतगर्दी के लिए जो लोग कहते हैं कि उसमें जो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो पावर्टी है, पावर्टी, जॉबलेसनेस, परसिक्यूशन और इनजस्टिस, पॉलिटिकल क्या कह सकते हैं उसे, इनजस्टिस या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये वो चीज़ें हैं जो दहशतगर्दी को भी और जो आपकी मईशत को भी कमज़ोर करती है और दहशतगर्दी को फ़रोग़ देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब में थी तो उस वक्त सिर्फ 18%, हम लोगों ने 22% से कम करके 18% पे गुर्बत ले आए थे। आज हर दूसरा आदमी 50% के करीब, हर दूसरा आदमी गरीब, गुर्बत की लकीर से नीचे हो गया। ये स्टेटिस्टिक्स है। आज पाकिस्तान से आज इनके लीडर कहते हैं, और अब आप उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ज़रा मेजर कर लें कि वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के बेहतरीन दिमाग एक्सपोर्ट करेंगे, तो पीछे ये कचरा रह जाएगा ना।
जब आप बेहतरीन दिमाग, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि आप आज के लिहाज से अगर आप थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान में जो क्या कह सकते हैं जो लोग हैं वो कैसे बाहर जा रहे हैं, ठीक है। Okay. मैं आपको रफली बता देता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान से तकरीबन अगर आप देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि 2025 में 5,600 अकाउंटेंट्स, 10,000 कुक्स, 3,700 डॉक्टर्स, 5,900 इंजीनियर्स मुल्क छोड़कर चले गए हैं। अच्छा ये बताते 1,600 नर्सेज, 1,700 टीचर्स, 1,63,000 ड्राइवर्स, 6,400 इलेक्ट्रिशियंस ये छोड़कर चले गए हैं। मुल्क से लोग जा रहे हैं। मुल्क से जो आपकी जो जो इस वक्त डेफिसिट जो हो रहा है ना, बता रहे कि जो जो एक्सपोर्ट्स है वो कम हो रहे हैं, इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। आपका क्यूमुलेटिव ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो गया है, 22 बिलियन डॉलर पे चला गया है, जो रिफ्लेक्ट करता है इंक्रीज ऑफ 28% कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। जब हम देख लेते हैं और जिस तरीके से टैक्स कलेक्शन और अच्छा इसका इलाज क्या है, अगर ये लोग थोड़े से तहम्मुल से और ये कर ले, इसका इलाज सिर्फ एक ही है और ये इनके पास है, हमारे पास नहीं है। क्योंकि ये लोग हुकूमत में हैं, इनके पास वो इख्तियार है, वो ये है कि ये लोग बैठ के अपनी खौफ को दूर करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ डायलॉग करें। अच्छा हमारे पार्टी के अंदर हॉक्स होंगे, आप उनको मत वो करें। आप वो लोग जो कि डेमोक्रेसी और जो कि दरमियान का रास्ता निकालना चाहते हैं उनको आप फैसिलिटेट करें ताकि वो इमरान खान से मिले। देखें इमरान खान के डिसीजन बेस्ड करते हैं जो उसको इंफॉर्मेशन जा रही है। Exactly. और या फिर बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं कि जब आप इंसान को आप फ्रस्ट्रेट करते हो तो वो सख्त डिसीजन लेता है। फ्रस्ट्रेशन में इंसान सख्त डिसीजन लेता है। तो आपको चाहिए आप इमरान खान को फैसिलिटेट करें। आप जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो लोग हैं, जिसमें असद कैसर, जिसमें रऊफ़ हसन और इसमें बैरिस्टर गौहर साहब जैसे लोगों को अलॉन्ग विद दी अदर जो अचकज़ई साहब हो गए, अलामा साहब हो गए, बाकी लोग हो गए, शायद खाकान अब्बासी वगैरह, इनको इमरान खान से मिलने दे ताकि वो उनके साथ डिस्कस करके ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे वहां पे कहीं पैचअप करवाए। दिस इज हाउ द पॉलिटिक्स शुड बी डन इन पाकिस्तान, ना कि आप उसको उसके खौफ या उसके डर की वजह से उसको और मार्जिनलाइज करें। जितना मार्जिनलाइज करेंगे आपका मुल्क इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है मुसलसल। पॉइंट टेकन। शाइस्ता साहिबा देखें, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की वैसे बात होती है। अच्छा अब ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, दुनिया भर में ऐसा होता है जब गवर्नमेंट और ऑपोजिशन आपस में बैठते हैं तो सीबीएम्स जो हैं उनका वजन ज़रा गवर्नमेंट पे ज़्यादा होता है कि गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि वो पहल करे, वो थोड़ा सा बड़ेपन का मुजाहरा करे, थोड़ी सी स्पेस दे, थोड़ी लचक दिखाए। बयानिया खुद ही ठीक हो जाएगा जब सख्ती कम हुई, जब पाबंदियाँ कम हुई। तो आखिर गवर्नमेंट क्यों नहीं मुलाकात करने देती? अगर इतना ही नॉर्मल है, ये एक जेल मैनुअल है, मुलाकात होने दें और उसमें उन लोगों को जाकर मिलने दें जो ज़रा रीज़नेबल बात करते हैं। पीटीआई में ऑब्वियसली कुछ हार्डलाइनर्स भी होंगे, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, डेमोक्रेसी है, लेकिन पीटीआई में रीज़नेबल बात करने वाले भी बहुत से लोग हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बात करने वाले भी बहुत से लोग हैं। देखिए जी, मुलाकातों का जहाँ तक उनकी बात है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक जो भी वो फैसला करती है उसके मुताबिक इनकी मुलाकातें 2 दिन रखी गई थी और वहीं से फिर लिस्ट फाइनल होती है कि जी इनकी कौन कौन बंदा इनका जाकर मुलाकात करेगा। अब देखें जी, मुलाकात होनी चाहिए। अब वो मुलाकात जो है वो एक सियासी सेक्रेटेरिएट बन जाता है, वहाँ अंदर जाकर जो बाहर आते हैं वो एक सियासी इंतशारी बातें करना शुरू हो जाते हैं। अब फिर आप कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि हम लोग कोई डायलॉग करें। अब वहाँ से जो बाहर बंदा आता है वो इंतशार वाली बातें करना शुरू हो जाता है। वो ही उनकी बहनें बैठती हैं सोशल मीडिया पर बैठकर, इंडिया के सोशल मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बातें करना शुरू हो जाते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर वो मुलाकात करके आते हैं और कभी वो मुलाकात करके हैं तो वो एनडीयू वालों को पॉइंट करने शुरू हो गई कि जी ये जो सिक्योरिटी के कोर्स करने क्यों चले गए पार्लियामेंटेरियंस, और पता नहीं जितनी भी इंतशारी बातें होती हैं बाहर आकर वो करना शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ ज़रा एसओपीज़ का ख्याल रखें। 8 फरवरी को ऐसे किसी दबाव में ना कोई हुकूमत आती है ना कोई इदारे आते हैं कि आप लोग इस तरह के दबाव डालेंगे तो इस तरीके से आपका वो जो फॉल्स जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन देना सोशल मीडिया पे अब लोगों को समझ आ चुकी है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ठीक है और कौन सी गलत है। और बाकी जहाँ तक बात रह गई, हम लोगों ने हमेशा
पार्लियामान की जहाँ पे बात आती है, फ्लोर पे भी हम बात करना चाहते हैं, वो 1 घंटे का जो बिजनेस का और होता है उसमें आप देख लें कि क्या हालात होते हैं। वहाँ पे शोरगुल शुरू हो जाता है, जहाँ पे हम लोग इलेक्टेड मेंबर्स जाकर नुमाइंदगी करते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के, उनके मसाइल के हल के बारे में सोचना होता है। उस वक्त हमारे अपोजिशन बेंचेस पे क्या हालात होते हैं, उस वक्त अगर कोई अच्छी बातें करके अपने मुल्क में एक मुआशी इस्तेकाम की बात करनी है, अपने इलाके के लोगों की बात करनी है, अपने हल्के के लोगों की बात करनी है, हम वहाँ पर अपने लोगों की 1 घंटे की बात भी हम नहीं कर सकते। उस वक्त भी लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। उस वक्त भी अयाज सादिक साहब आप देखें यही कह रहे होते हैं कि हम लोग आए मिल बैठकर बात करते हैं। इसहाक डार साहब ने इनको कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कल कैसे खुले दिल के साथ उनको, मैं कहती हूँ कि कल वो एक ऐसा टीवी पे जो दिखाया गया था वो हकीकत थी, जो आप पहले कह रहे थे ना कि एक चेहरों पर वो मुस्कुराहटें, वो चेहरों पर मुस्कुराहटें लाई जाती हैं जब हम लोगों ने उन्हें खुशदिली से कबूल किया। अब बात ये, हम लोग तो उनके ऊपर कोई सख्ती नहीं करे। अब वो वहां से आते हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, तो यहाँ की इंतजामिया को उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है। हुकूमती लोग तो हमेशा यही चाहेंगे कि हम कोई डायलॉग करें, क्योंकि हम जमहूरियत का नारा लेकर आए हैं। तो जाहिर बात है हम तो डायलॉग चाहते हैं। और जहां तक ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ दिलों में बसने वाला लीडर है, वो हमारे दिलों का वजीर आजम है। नवाज शरीफ आज भी, उसकी बेटी जो है वो सीएम जो मरियम नवाज साहिबा है, वो अपने बाप के विजन पर चल रही है। उसका भाई शहबाज शरीफ अपने भाई के विजन पर चल रहा है। और नवाज शरीफ वो बंदा है जो कल अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक नाम सियासत में कल भी था और आज भी है। और शहबाज शरीफ साहब के जो इनिशिएटिव्स हैं वो सबको पता है कि अभी आप देख लें IMF का जो अभी रिसेंट आप सारे सिनेरियो को देखें कि हमने तो अपने कर्जे वक्त से पहले अदा करके रख दिए हैं। और जहां पे ये बात करते हैं, अभी आप महंगाई की शरह को देखें, 5 से 6% तक हम महंगाई की शरह को लेकर आए हैं। उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोजेक्ट्स आए हैं। आप देखें कि पाकिस्तान में इस जनवरी की कल का आपने रिपोर्ट देखी होगी, जो एक्सपोर्ट है वो $3 बिलियन तक पहुंच चुकी है। और स्टॉक एक्सचेंज को देखें कि हाईएस्ट रेट्स तक वो पहुंची है। हम तो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, सलामती के लिए इनिशिएटिव्स लेते हैं। और जो ये लोग बाहर जा रहे हैं, आपने तो बाहर से लोगों को बुलाने के वादे किए थे कि आप आए और पाकिस्तान में हम आपको इतनी करोड़ नौकरियां देंगे। हम झूठे वादे और झूठे बयानिए लेकर नहीं आए, हम अपनी एक आइडियोलॉजी के साथ आए हैं। और ये लोग जो बाहर जा रहे हैं, हमारे लोग हैं, उनको स्किल्ड प्रोग्राम्स के जरिए ट्रेन करके उनको ट्रेन करके बाहर भेजा जाता है। स्पेशली जो नर्सेज हैं, पहले तो आपके दौर में जो नर्सेज जाती थी उनको तो इससे वापस कर दिया जाता था कि वो सही तरीके से उनकी कोई प्लानिंग के जरिए, कोई स्किल प्रोग्राम्स के तहत, जब तक आपका कोई बाहर बंदा नहीं जाएगा, नौकरी नहीं करेगा, और वो किधर पैसा भेजेगा, वो आपके पाकिस्तान में भेजेगा, यहीं पे वो इन्वेस्टमेंट होगी, आपका पाकिस्तानी बेहतरी की तरफ जाएगा। बिल्कुल, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता जदून साहिबा आपका, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और यार आपका भी शुक्रिया। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।